हाँ, कईयों के मैसेज भी आ रहे थे वो। ठीक है, अब हो रही है, अब देखिए अब बढ़ रहा है नंबर। तब तक इन कॉलेजों के नाम थोड़ा आप बता दें सभी को। सिद्धार्थन जी वो आ कह गए रहे हैं कि हैं, ये सिद्धार्थन जी आ गए हैं। सिद्धार्थन जी आगे तो फिर आ जाएगा। सिद्धार्थन जी आ गए। हाँ जी सुनील जी, ज्वाइनिंग हो गई सिद्धार्थन जी की? सिद्धार्थन जी की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है वैसे। हाँ, बस वही कार्यालय का है। सिद्धार्थन जी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो है लिस्ट में अभी है। सिद्धार्थन जी है, सिद्धार्थन जी बीजेपी के नाम से सिद्धार्थन जी की। तो अभी कुल 132 लोग हो चुके, 232 लोग थे। तो रोको रोको रोको, अब मैं रोक देता हूँ उनको, थोड़ी देर जो रोक देता हूँ उनको। ठीक है आप जी, तो जैसा मैं आपके सामने विषय रख रहा था, जब तक हमारे मुख्य अतिथि जुड़े और उनका फॉर्मल हम यहाँ स्वागत करें, मैं केवल इतनी बात आपको बता रहा हूँ। ये फिर विनय मैं हटा बाहर रहा हूँ, कोई ये मैंने प्रेजेंटेशन पहले कर रहे हैं, मैं इनको आप रिमूव करिए। आप इनको रिमूव करिए, क्योंकि चौथी पांचवी बार हो गया, इनको रिमूव कर दीजिए आप। हो गया रिमूव। तो जो मैंने आपको समस्या आपके सामने रखी, अब ये समस्या एक मतलब पॉलिटिकल समस्या को इस तरह से, मतलब फाइनेंशियली सिक कॉलेजेस को इंस्टीट्यूट बना देना और उसके बेसिस के ऊपर यहाँ की गवर्नेंस को एक तरह से ब्लैकमेल के थ्रू डील करने की कोशिश करना, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में मतलब पहला ऐसा मौका है। आज तक ब्लैटेंटली इतने डायरेक्ट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ में दिल्ली के कॉलेजेस में किसी ने इंटरफेरेंस नहीं किया। अब इसी कारण से क्योंकि डूटा इसमें थोड़ा सा इस मामले में कमजोर रही। विषय तो बहुत सारे हैं, एडहॉक शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाना है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। वैसे तो 12 जून को उनकी ज्वाइनिंग मतलब कंटिन्यू करनी चाहिए थी, उनको टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, उस विषय में भी डूटा कुछ खास कदम नहीं उठा पाई। परंतु अब आने वाले वक्त में उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे को उम्मीद है कि कम से कम वहां यूनाइटेड स्टैंड वो रखेंगे। लेकिन ऐसे कुछ इश्यूज के ऊपर एनडीटीएफ को इनिशिएटिव लेना पड़ा है, जहां पर उन्होंने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को एक तरह से फेवर करने के लिए इन इश्यू को, यहाँ की सैलरी का रुक जाना, नॉन टीचिंग स्टाफ के
मेंबर्स को भी सैलरी ना मिल पाना, इवन वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों की तो बात ही छोड़िए, मतलब वो तो एक बड़ा विषय है कि क्या समय पे मेडिकल बिल मिल रहे हैं कि नहीं, रिइंबर्समेंट, या वहां पर चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस मिल पा रहा है शिक्षकों को कि नहीं, या बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ को, या बाकी सबको। इन विषयों को तो आप छोड़ दीजिए, तो बड़ी बात है, परंतु ये कि हमारे वहां पर बेसिक मतलब सैलरी भी अब नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारे शिक्षक इन कॉलेजों के आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपनी इन समस्याओं को बताएंगे। हमारे 2 वुमेन कॉलेजेस जो देहात के कॉलेज कहलाते थे, उनकी अगर कोई मतलब दुर्दशा देखे तो उसको हैरानी हो जाएगी। कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि 33% बजट का एजुकेशन पे खर्च करने वाली सरकार के तहत 100% फंडिंग कॉलेजों में इस तरह के कॉलेज की बिल्डिंग या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिनकी बनी भी थी उनकी बिल्डिंग्स को आज रख रखाव करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए जिन प्राइवेट एजेंसीज को ये ठेके दिए हुए हैं, उनकी पेमेंट करने तक का पैसा नहीं है। मुझे कॉलेज के प्रिंसिपलों ने, वो चाहे यहाँ अपना नाम ना बताने चाहते हो, लेकिन उन्होंने खुद टेलीफोन करके बताया कि हाउस टैक्स नहीं पेमेंट हो पा रही है, बिजली के बिलों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, पानी के बिल, मतलब तमाम बेसिक खर्चे जिससे कि एक इंस्टीट्यूशन चलता है, उन सब के ऊपर भी रोक लगी हुई है। और पिछले कुछ समय से तो 15-20% जितना सैलरी का बजट है उससे भी कट करके पैसा कॉलेजों में आ रहा है। अब इस समस्या को भी गंभीर समस्या अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसी कारण से फिर हमने इसको कई तरह से पहले बार बार हाईलाइट किया है, लेकिन इस बार अब क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो हम कोई धरना प्रदर्शन तो कहीं फिजिकल वे में तो नहीं कर सकते थे, तो फिर हम लोगों ने ये बातचीत करी और उसमें से ये हमने एक प्रोग्राम मतलब इस तरह का हाईलाइट करें सब इन लोगों के फ्लाइट, क्या इनके ऑर्डिनल्स हैं, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स है, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने आज के कार्यक्रम की व्यवस्था करी। और मुझे खुशी है कि जिन लीडर्स को हमने कहा उसमें से भारतीय जनता पार्टी की तो इमीडिएटली तैयार हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे और जिस सही फोरम पे चीफ मिनिस्टर से लेकर के एलजी तक जहां जहां इसको पहुंचाने की आवश्यकता है आपकी बात को पहुंचाया जाए। सारे के सारे हम लोग जो हैं इसके ऊपर अपनी बातें हैं कहना चाहते हैं, वहां के टीचर्स वो कहें, वहां के नॉन टीचिंग स्टाफ कहें, ये खुला मंच है। और जो प्रॉब्लम जो दिक्कतें, फंड अब तो कहना चाहिए एक तो डिले होता था, अब तो कट हो गया, मतलब 15% जितना सैलरी फंड चाहिए उससे कट हो गया। तो फंड कट की सिचुएशन में जो समस्याएं हमने टीचर्स को आ रही हैं, जो उनके कर्मचारियों को आ रही हैं, जो तमाम लोगों को आ रही हैं, और ये समस्याएं केवल एम्प्लॉइज तक सीमित नहीं रहेंगी। जिस कॉलेज का बिजली का बिल नहीं जाएगा, वहां कटौती बिजली की होगी तो स्टूडेंट भी सफर करेंगे। उनकी लेबोरेटरीज के अंदर फंड ना होने के कारण से कोई अपग्रेडेशन लैब्स का नहीं हो पा रहा है, कोई रख रखाव नहीं हो पा रहा है सामानों का। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खराब होते जा रहे हैं, वो जितना भी उनका रख रखाव स्टूडेंट फंड से इकट्ठा किया जा रहा है इन कॉलेजों में, सरकार उसके ऊपर कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो और ये कोई, फिर भी मैं बताऊं कि हालांकि कोरोना काल में मतलब हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये समस्या का कोरोना काल से कोई मतलब लेना देना नहीं, क्योंकि तो हम 15 महीने पहले तो कोरोना काल, तो हम तो 15 महीने से ही मतलब जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूं, तब तक के ये लोग अगर जुड़ गए हैं तो फिर हम आगे अपने साथियों से कहेंगे इनका स्वागत करते हुए। हाँ भाई साहब जुड़ गए क्या? नहीं, वो शासन जी तो आ गए हैं। बंदर आए थे क्या? हेलो, हाँ हाँ, बच गए।
सबसे रिक्वेस्ट है बिस्ट जी, HSBC जी म्यूट करें प्लीज। स्पीकर के सिवाय कोई भी मतलब जो है अनम्यूट ना करें प्लीज। जिसका कोई सवाल है या कुछ कहना है तो आप चैट बॉक्स में कहें, आपसे मतलब रिक्वेस्ट है प्लीज। भागी जी अनम्यूट कीजिए पहले। भागी जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थन जी को मैं देख पा रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि रामवीर बिधूड़ी जी भी जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि एक बारी अगर सिद्धार्थन जी अनम्यूट करके बता देते कि बाकी 2 गेस्ट भी हमारे जुड़ गए हैं क्या। ऐसे सिद्धार्थन जी नहीं है, लेकिन हम पार्टी ऑफिस से मैं आदेश गुप्ता स्वयं जुड़ा हूँ। हमारे साथ विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हमारी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। नहीं, वो एक्चुअली में मुंह पे मास्क लगे होने की वजह से क्योंकि पहचान नहीं हो पाती है। हाँ, बिल्कुल उस वजह से श्योरिटी नहीं हो रही थी और सिद्धार्थन जी का नाम से आपका वो आ रहा था। ये हाँ, आपने मास्क उतारा तो मालूम। अभी मैं एकदम से शुरू करता हूँ। आज की जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे जनता के प्रतिनिधियों का स्वागत है और इस कड़ी में आज आदेश गुप्ता जी जो हमारे अध्यक्ष बीजेपी के हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। और मतलब वैसे तो हम चाह रहे थे आदेश जी कि किसी सुखद कार्यक्रम में आपको पहले बुला के आपका स्वागत करते जब से आपने कार्यभार ये इम्पोर्टेंट स्टेट का संभाला अध्यक्ष का, परंतु आप ही का आदेश था कि आप कोई स्वागत कार्यक्रम ना करें और जनता की सेवा में लगे रहें इस कोरोना काल में। तो आप ही के आदेशानुसार हम लोगों ने आपको पहली बार जो भी कष्ट दिया तो ऐसी जगह दिया जहां आपको अपने कुछ साथियों का जो दुख है उसका ही वर्णन करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपके सहयोग से ये प्रॉब्लम का परमानेंट कोई सोल्यूशन निकलेगा। ऐसे ही हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी जुड़ गई। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि इनके इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है कि सक्सेसफुल सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं ही मैडम और बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन है और इनके बात करने का जो तरीका रहता है और बात रखने का जो तरीका रहता है वो इतना सक्षम है कि जैसे ही पहली बार ये चुन करके लोकसभा में गई नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो बेस्ट डेब्यू वुमेन पार्लियामेंट्रियन का 2017 में ही अवार्ड ली गई। तो ऐसी और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैडम हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। बीएससी ऑनर्स बॉटनी इन्होंने हिंदू कॉलेज से किया, उसके बाद में लॉ फैकल्टी से इन्होंने LLB करके फिर लॉ को और प्रोफेशन बनाया और स्टूडेंट के डेज से ही एक्टिव कार्यकर्ता ये रही हैं। अभी हमारे साथ में जो हैं वो रामवीर सिंह जी बिधूड़ी जी भी हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा में हैं। इनसे कई बार इस विषय में बात भी हुई है और जब जब भी हमने इनसे मदद मांगी है मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है और गर्व भी है कि ऐसे जनता के प्रतिनिधि जिन्होंने सेम डे हमारे टेलीफोन करने पे ही दो बार तो जाकर के चीफ मिनिस्टर से खुद मुलाकात की है, उस कोरोना समय में भी की है और हर बार चिट्ठी लिख करके उनको जताया है और इनके कहना चाहिए सहयोग की वजह से लास्ट टाइम हम लोगों को जो था वो कुछ पैसा दिल्ली सरकार से रिलीज हो गया था इन 12 कॉलेजों में। एक बार तनख्वाह बीच में जो मिली थी मई के महीने में, वो उसमें एक बड़ा रोल हमारे रामवीर सिंह जी बिधूड़ी जी का था। इनको भी कई सम्मान मिल चुके हैं और उसमें बेस्ट MLA का सम्मान ये प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे सभी जो हमारे हैं, एक सेकेंड, हेलो हेलो एनीवे तो सर मैं अभी इस बात को यहाँ पर ज्यादा और लंबा ना करते हुए मैं उन सब अपने साथियों को एक एक करके पहले आपकी आज्ञा से बुलाऊंगा जो इन 12 कॉलेजों के एम्प्लॉइज हैं और शिक्षक हैं और जिनके बात को आप सुनने के लिए और उसके समाधान के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो आप उन लोगों से
अभी एक एक करके बात करेंगे। उस कड़ी में सबसे पहले अरिजीत चौधरी आपसे बात करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरिजीत चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, आचार्य नरेंद्र कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और कुछ मतलब लास्ट जैसे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, सैलरी की समस्या तो है ही। इसके सिवा जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम कॉलेज में अभी फेस कर रहे हैं वो है बच्चों को लेके, बच्चों की प्रॉपर उनको पढ़ाने को लेके। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लेबोरेटरीज हैं, लेबोरेटरीज में हमने जब भी इक्विपमेंट प्रोक्योर किया है, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर किया है, हमारी कोशिश हमेशा रही है कि जो कहावत है गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, हम वो कोशिश करते हैं जिसमें हम लेटेस्ट इक्विपमेंट्स खरीदें और बच्चों को हैंड्स ऑन दे। स्किल सेट्स जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा बताते हैं कि हैंड्स ऑन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डेवलप अ क्वालिटी स्किल सेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो चीज तो दूर की बात है, हम अपने पुराने इक्विपमेंट्स ही मेंटेन कर पाना बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा है हमारे से, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड एनी हेल्प फ्रॉम द करंट दिल्ली गवर्नमेंट। दैट्स इट। थैंक यू। जी भागी जी आए। धन्यवाद अरिजीत जी। थैंक यू सो मच। अरिजीत जी के तो अब इस कड़ी में बोले महेंद्र रावत जी, अपना इंट्रोडक्शन दे के कहिए। महेंद्र रावत जी। मीनाक्षी जी ने ज्वाइन कर लिया वैसे। जी जी, मीनाक्षी जी का स्वागत है जी। हाँ जी बोलिए। महेंद्र रावत नहीं है तो फिर संध्या वात्सायन बोले अदिति महाविद्यालय से। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अदिति महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज ये मुझे मंच मिला है जो मैं अदिति महाविद्यालय की सभी समस्याओं से आपको अवगत करूँगी। मुझे सबसे पहले ये बताना है कि 1994 में दिल्ली सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी और साहिब सिंह वर्मा जी ने इस महाविद्यालय का जो है आरंभ किया था। आज इस 5 अगस्त को 2020 में इसे 26 साल पूरे हो जाएंगे। पर सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसकी है कि आज भी यही पुराने वही स्कूल में जो 26 साल पहले हमें एक स्कूल मिला था उसमें यह चल रहा है। इसकी दीवारें गिरती हैं, इसकी छतें गिरती हैं, उस पर मरम्मत पट्टी करके उसको पूरा कर दिया जाता है। नए कोर्स जब यह खुला था तो मैं बताना चाहती हूँ कि 200 छात्राओं से केवल बीए प्रोग्राम से खुला था। आज हमारे महाविद्यालय में 7 बड़े कोर्स चल रहे हैं जो हमारी ग्रामीण छात्राओं के हित के लिए खोले गए। सोशल वर्क ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स, पत्रकारिता ऑनर्स, बीएलएड और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, बीए प्रोग्राम। और बीए प्रोग्राम में भी ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, होम साइंस आदि ऐसे डिसिप्लिन्स हमने लिए हैं जिसमें हमारी ग्राम की जो छात्राएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, वो कुछ बन सकें। मैडम मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा समय था जब हम भोपू लेकर इन बच्चों को घरों से लेकर आए। आज यहाँ पर 2000 से ज्यादा छात्राएं हैं, पर बिल्डिंग हमारी वही पुरानी खंडर, जिसे कि अगर पता करें आप तो हमारे को लेटर्स आ चुके हैं। 70 साल पुरानी ये बिल्डिंग है जो कभी भी गिर जाएगी और मैं खाली करने के लिए आदेश आते रहती, लेकिन इस पर कोई भी आज तक हमारे को कोई जमीन नहीं मिली, कहीं कोई जगह नहीं है जहां पर ये बिल्डिंग बन सके। बहुत ही भयावह स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ना कांग्रेस सरकार ने 15 सालों में और आप सरकार ने 6 सालों में, तो इसकी स्थिति और भी, वो कहते हैं ना करेला और वो भी नीम जड़ा, वो वाली स्थिति हमारी हो गई है। हम ग्रामीण छात्राओं के भविष्य के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अपना पूरा जद्दोजहद से लगे रहते हैं। लॉकडाउन में एक बच्चे को जिनके पास नेट भी नहीं है, फिर भी हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ उन्हें किसी तरह से उनको जोड़ता है, उनसे मिलता है, नोट्स लेना, असाइनमेंट्स लेना, नंबर देना। आज तक एग्जामिनेशन की सुविधा उन बच्चों पर नहीं है, पर हम कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, आप घबराए ना, हम आपके साथ हैं, हम आपको एग्जाम दिलवाएंगे, हम करवाएंगे, आप घबराए। पर स्थिति ऐसी है कि हमारे पास कमरे नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। 70 साल पुरानी बिल्डिंग, जैसे मैंने आपसे कहा, जो कमरे हैं टूटे फूटे, या 2 कमरे यहाँ बना दिए गए, 2 कमरे वहां बना दिए गए, कार के लिए पार्किंग्स नहीं है। और बहुत, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि लैब्स हैं हमारे पास, लेकिन उन्हीं लैब्स में इंस्ट्रूमेंट पूरे नहीं है। अच्छा, अगर इक्विपमेंट्स हैं हमारे तो उन्हीं लैब्स में क्लासेस भी चलेंगी,
उसी विषय की नहीं, बल्कि अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कमरों की कमी है, कोई और वो खाली है लैब, तो किसी और बच्चों को भी वहीं बिठा दिया जाएगा। कुर्सियां नहीं है। हालात ये हैं कि जैसे तैसे 26 साल हम फिर भी चला रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं, हमारे टीचर्स हर स्तर पर लगे हुए हैं, नॉन टीचिंग अपना काम कर रहा है। सीबीसीएस आने से वर्कलोड बढ़ा, हमारे को टीचर्स नहीं मिल रहे। दूसरा, हमारे छात्र बढ़ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से 25% छात्र बढ़े, कमरे नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाना है कैसे भी करें। हमारे यहाँ की एक विशेषता यह है कि ग्रामीण छात्राएं स्पोर्ट्स में बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप मानेंगे नहीं, आज मेरे पास जो बच्चे हैं, मैं स्पोर्ट्स कमेटी कन्वीनर हूँ, हमारे बच्चे ना केवल दिल्ली राज्य को अपितु भारत को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल में जाते हैं, और बॉक्सिंग में, जूडो में हमारे बच्चे गोल्ड मेडल तक जीत के लाए हैं। पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे पास मान को 200-300 मीटर से ज्यादा का हमारे पास ग्राउंड नहीं है। और एक और स्थिति देखिए, इन छात्राओं को कोई चेंजिंग रूम नहीं है जहां ये बच्चे अपना चेंज कर सकें, या इनका अलग एक वॉशरूम नहीं है। अगर हम ऐसी बातें करें तो मैं आपको बताऊं, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 100 से ज्यादा टीचर्स, 70-80 से ज्यादा नॉन टीचिंग, 2000 से ज्यादा छात्राएं, और टॉयलेट्स नाम के 2-4 है। कोरोना जैसी स्थिति में हमारे पास जहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है, वहां पर आप बताएं, कमरों की कमी, टॉयलेट्स की कमी, जगह की कमी, हमारी छात्राओं का कोई कॉमन रूम नहीं है। सर्दियों में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसी में बच्चियां धूप में बैठ के अपना समय बिताती हैं। बारिशों में कैसे कॉरिडोर्स में खड़ी रहती हैं, गर्मियों में कैसे समय बीतता है। कई बार तो बच्चे आते नहीं हैं, हमें फोन कर करके उन्हें लाना पड़ता है। तो ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक 26 साल 25 हमने अपनी वर्ष भी बना दिए, सिल्वर जुबली भी बनाई, लेकिन आज तक हमारे पास जमीन नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये परिस्थिति तो हम 26 साल से भोग रहे हैं, पर पिछले 2 सालों से हमारी स्थिति सबसे ज्यादा भयानक, क्योंकि गवर्निंग बॉडी जो चाहती है वो होता है, वरना नहीं होता। यहाँ तक कि हमें कुर्सियां चाहिए, हमारे पंखे हैं लटक के गिर रहे हैं, बिजली बोर्ड गिरे पड़े हैं। अगर छोटी छोटी चीजें भी हैं, उनके लिए हम लिखित में पहले हमें कि डीएचई से परमिशन मांगे, फाइलें वहां लटकी रहती हैं, और वहां से जब फाइलें आती हैं तब तक वो 1 साल पूरा निकल जाता है। दूसरी एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जो फंडिंग समस्या है, हमारे मेडिकल बिल्स पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े रहने दो। जाओ तो ये सुनने को मिलता है पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है मैडम, सैलरी मिल जाए यही गनीमत है। मतलब ऐसी जो समय है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के, दिल्ली सरकार के कॉलेजों का हाल ये हो रहा है। खास तौर से मैं अदिति महाविद्यालय की ही बात कहूंगी। एलटीसी 2018 में सारे जो एलटीसी प्रिवेल करके गए थे, आज तक उनकी जो है कोई पैसा उनको नहीं मिला है। किसी भी तरह का कोई फंड, कोई खर्चा होता है, आप जेब से कर लें, आपको जब फंड आएगा तब मिलेगा। आज तक हमारे पिछले साल के 2018-19 सत्र के फंडिंग भी पड़े हुए हैं, 19-20 के तो भूल ही जाए भैया। गवर्निंग बॉडी आई, हमारा सारे कॉलेजेस को एरियर्स मिल रहे हैं, 7th पे कमीशन हो रहा है, लेकिन हमारे कॉलेज को नहीं। भयावह स्थिति हमारे एडहॉक टीचर्स के लिए है, बहुत सोचने का विषय है। ये 16 साल से लेकर जो अधिकतम मैं आपको बताऊं जिनका कार्यकाल है 16 साल है, और 5 साल पुराने ये एडहॉक्स अपने स्थानों पर लगे हुए हैं और मेहनत करते हैं। आधा कॉलेज एडहॉक और परमानेंट है, तो सोचिए मैडम, या मैं सबको बताना चाहती हूँ किस तरह से कॉलेज को खींच रहे हैं। और उनकी स्थिति क्या है कि जब भी ज्वाइनिंग होती है, हर 4 महीने बाद उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहती है कि हमें लेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेटर मिलता है, थोड़ा शॉर्ट में करिए, और भी बोलेंगे। छोटा सा बोल रही सर, हमारी परेशानियां बहुत हैं जो कभी आज तक कोई सुनता ही नहीं है। हम थक गए हैं कह कह कर। और इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती, इनको अभी तक 7 पे कमीशन नहीं मिला है, इनको समर सैलरी जो है 1 साल बाद मिलती है, इनको लेटर मिलने की प्रॉब्लम है। मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि फंडिंग कराएं, हमें पैसा दिलाएं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। आप हमारी सैलरी के लिए हर 15 दिन बाद हम कटोरा लेके खड़े जाते हैं दिल्ली सरकार, मीडिया में दो, धरने करो, लेकिन हमारी आवाज सुनने का कोई भी मंच नहीं है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया करके हमारी इन सभी स्थितियों पर जायजा लें, हमें हमारा अधिकार दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संध्या जी, बहुत विस्तार से आपने रखा, अच्छा लगा, लेकिन समय सीमा थी इसलिए थोड़ा टोकना पड़ा। आप उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। अभी भगनी निवेदिता कॉलेज से हेमवती शर्मा जी हैं क्या? वो उन्होंने मैसेज किया था कि मैं कहना चाहती हूँ कुछ, या राज भारद्वाज जी, कोई भी उनमें से एक जाना कह सकता है अपनी बात। ये भी एक दिल्ली देहात का कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, और भयावह स्थिति के अंदर है। इसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्थिति, और साथ साथ जो है सैलरी का तो इशू है ही है। जी राज भारद्वाज जी हैं, मतलब देख पा रहा हूँ मैं। आप अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। हाँ जी, हेमंत जी आ गई है माइक पर।
सभी मान्यताओं को मेरा नमस्कार। जी। भगिनी निवेदिता कॉलेज 93 में खुला था और आज 27 साल बाद भी उसी पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है और एक छोटी सी टेम्परेरी बिल्डिंग और बन गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिससे नए कोर्सेज भी हम नहीं ले पा रहे हैं। तो हम बार बार जब कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को शिक्षा दी जाए, मुझे लगता है कि ये बड़ा बेईमानी सा है, ये सही नहीं है, क्योंकि जब हमको सुविधाएं ही नहीं दे रहे हैं तो शिक्षा की बात हम कहाँ से। यद्यपि वहाँ के जो शिक्षक हैं उस कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट दे चुके हैं, तो टीचर्स में कोई कमी नहीं है, परंतु जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। और आज जो हमारा जो तनख्वाह, जो सबका अधिकार है टीचिंग और नॉन टीचिंग, उसके लिए ये बैठक तक करनी पड़ रही है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। मैं यही चाहूंगी कि इन दोनों चीजों पर इस पर विचार किया जाए। थैंक यू जी। भास्कराचार्य कॉलेज से आनंद भारद्वाज जी। भास्कराचार्य कॉलेज से आनंद भारद्वाज जी। हेलो जी, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। मैं भास्कराचार्य कॉलेज से आनंद भारद्वाज हूँ। सर, कॉलेज में सैलरी का जो समस्या है वो सभी लोग अपने बता रहे हैं। हमारा भी कॉलेज 100% फंडेड है, इस बार सैलरी नहीं मिली है और मुझे दुख इस बात का ज्यादा हो रहा है। पिछले 2 महीने में हमारे कॉलेज के 2 साथियों का अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में दे हैव पास्ड अवे। एक कलीग अभी हमारे 4 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। कॉलेज में फंड्स है नहीं, उनकी फैमिली जो है बुरी हालत में है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फैमिलीज, और कॉलेज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि टाइमली सैलरी तो आ जाए। दूसरी बात यह है, पिछले हर बारी की यही समस्या आ गई है, कुछ फंड दे दिया, कुछ पार्शियल फंड दे दिया। क्यों नहीं दिल्ली सरकार के ये 100% फंडेड कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर लेती है? क्या हम हर बारी इन पे मोहताज रहेंगे? सैलरी के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। कैसे डेवलपमेंट हो सकती है? बच्चों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। एक तरफ कोरोना की बात करते हैं, कॉलेज को सैनिटाइज करने तक के पैसे नहीं है। अभी हमारे काउंसिलर पवन राठी जी की मदद से 2 बारी सैनिटाइजेशन हुआ है। कॉलेज अपने तरफ से फंड ही नहीं दे सकता है। कैसे हम लोग बेयर मिनिमम को भी मीट कर पाएंगे? बिल्डिंग भी कोलैप्स कर रही है, रिपेयर नहीं होती है। मेरा आपसे गुजारिश यही है कि थोड़ा ये समस्या देखिए, क्योंकि हर 100% कॉलेज जो फंडेड है 100% वो इसी समस्या से जूझ रहा है। बच्चों की समस्या अलग है, रिक्रूटमेंट की अलग है, किस किस को आप कर सकते हैं। तो गुजारिश है कि जरा सैलरी जो है टाइम पे आने की बात करें और कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी शुड टेक अवे नाउ। थैंक यू। जी जी। पुनीता अग्रवाल महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। नमस्कार सभी को जी। मैं पुनीता अग्रवाल महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। सभी जो साथी हैं जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसी से हमारा कॉलेज भी जूझ रहा है। पिछले 2 महीने से टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है। उससे पहले की जो सैलरी है वो फंड ट्रांसफ़र करके दी गई है। फंड ट्रांसफ़र की एक लिमिट होती है और फंड ट्रांसफ़र करना फाइनेंशियल दृष्टि से एक उचित निर्णय नहीं है, जिसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि कहीं मैंने कोई फंड ट्रांसफ़र किया तो मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी ना हो जाए। तो ये समस्या उस प्रिंसिपल की है जो इतने बड़े कॉलेज को संभाल रहा है। शिक्षा जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, उसमें अगर शिक्षक भिखारी की तरह से भिक्षामदेही करता रहे तो वो कैसे मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। नया कॉलेज है, 25 साल हुए हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो यंग हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनकी मेडिकल की प्रॉब्लम्स हैं, उनके मेडिकल बिल्स पेंडिंग हैं। वो हमें बताया गया है कि अभी आप मेडिकल के कोई भी बिल हम पूरे नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जो कॉलेज है वो बड़ी बिल्डिंग होने के कारण उसका मेंटेनेंस बहुत बड़ा है। तो ये कुल मिला के वो कॉमन समस्याएं जो सभी शिक्षक भुगत रहे हैं वो हम भी भुगत रहे हैं, और हमें अंदर से कहीं से हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमें छोड़ दिया गया है। हमारे समस्याओं को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट कमिटीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल होने के कारण उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का अंतर ख़त्म होता जा रहा है। मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है पॉलिसी डिसीजंस करना, कॉलेज को फैसिलिटेट करना आगे बढ़ने के लिए। दिल्ली सरकार के सभी कॉलेजेस NAC एक्रेडिटेड हैं, यानी वो बहुत मेहनत से, जिसमें टीचर्स की, कॉलेज की बहुत मेहनत होती है जिससे वो इस स्तर पर पहुंच रहे हैं।
पर वो स्तर से अगर हम गिर जाएंगे तो क्या हमें फिर 25 साल लगेंगे उस मेहनत को करने में और कॉलेज को वहाँ पे लाने में। बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स बीमार हैं, पेरेंट्स को एक प्रकार की मेडिकल सुविधा चाहिए जो उन पे डिपेंडेंट है, तो ये मेडिकल की भी एक बहुत बड़ी समस्या। और अब कॉलेज के पास बिल्कुल फंड नहीं है आगे आने वाली सैलरीज हमें देने का। कॉलेज के फंड्स हमेशा काट काट के दिए जा रहे हैं, पिछले समय से काफ़ी समय से कॉलेज के फंड्स का जो डिडक्शन कर रहे हैं, करीब 2 करोड़ का डेफिसिट कर देते हैं, तो कॉलेज का पैसा कहाँ से लाएगा। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें स्टूडेंट्स की फ़ीस सफिशेंट नहीं होती कॉलेज के खर्चों को मीट करने के लिए। और हम साथ ही साथ जो सेल्फ फाइनेंसिंग है, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं और एक तरफ हम इस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं, तो शिक्षक तो हताश होता ही है। कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत हताश हो जाता है और काम करने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। खासकर लॉकडाउन में जहाँ पर सबको बहुत अधिक समस्या, लोग अपने पीएफ से पैसा निकाल के अपना जो उनकी रिटायरमेंट की जो मनी है उससे निकाल के अगर अपने खर्चे करेंगे तो ये पूरे जो हमारा पूरा सिस्टम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या हम इस कार्य के लिए शिक्षा दे रहे हैं। और वो लोग जिनको शिक्षा देकर आज यहाँ पर बिठाया गया है उन्हें भी इस चीज़ का अनुमान होना चाहिए कि शिक्षक आधार होता है किसी भी ढांचे का, जीवन का, सबका। तो उसको इस तरह प्रताड़ित करना मेरे हिसाब से अनुचित है और उसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि बहुत स्ट्रांग कदम उठाने की जरूरत है। धन्यवाद। जी जी। आशुतोष अग्रवाल नॉन टीचिंग के हैं, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें। आशुतोष अग्रवाल। हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक्चुअली में मैं यही कहना चाहता हूँ, सैलरी को लेके जो समस्या आ रही है बिल्कुल सही है, पिछले 1-1.5 साल से काफी समस्या है। और अब की बार तो क्या है कि पिछले 2 महीने से तो बिल्कुल सैलरी नहीं मिली, उससे पहले भी फंड ट्रांसफर करके किसी तरह से काम चलाया गया। सबसे ज्यादा समस्या आती है हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय को, जैसे माली हैं, चौकीदार हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, पीएन्स हैं। इन्होंने क्या कर रखा होता, छोटा मोटा लोन बैंकों से भी उठाया होता है जिसकी कि मंथली इंस्टॉलमेंट जानी होती है। टाइम पे इंस्टॉलमेंट ना जाने से उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है। तो उनको, जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं, उनको डबल मार पड़ती है सैलरी ना मिलने के कारण। सरकार का पता नहीं क्यों इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता कि सैलरी तो आदमी का प्रथम अधिकार है लेने के लिए। किसी ने कहा भी है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से तो कमाल 1-1 महीने की सैलरी आ रही है, वो भी कट के आ रही है। उसमें जो बाकी खर्चे हैं हमारे, जैसे एलटीसी का हमने किसी को ड्यूज देने हैं, मेडिकल के ड्यूज देने हैं, कुछ और देना है, वो हो ही नहीं पाता किसी भी तरह से। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि सैलरी जो है वो टाइम नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये दिशा राणा डीडीयू से। हाँ जी, नमस्कार जी। बिल्कुल ब्रीफ में मैडम, नया पॉइंट रखें। मैं सिर्फ ये कहना, हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बात अभी डॉक्टर राज भारद्वाज जी और अदिति महाविद्यालय में संध्या जी ने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का देना चाहती हूँ, जहां पर पिछले 2-3 वर्षों पहले एक हमारे को नई बिल्डिंग, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पे हमारे पास एक बिल्डिंग है जहाँ बहुत सारी सुविधाएं क्रिएट की गई, सब कुछ है। लेकिन समस्या ये है कि जिन कॉलेजेस को ये लगता है कि बिल्डिंग नहीं है और बिल्डिंग ही हमारा सपना है, हमारा भी वो सपना था, लेकिन आज समस्या ये है कि उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, पिछले कई महीनों से, 4 महीनों से बिजली के बिल नहीं दिए गए हैं और बिजली बिल्कुल कटने के कगार पर है। कई रिमाइंडर आ चुके हैं हमारे को बिजली विभाग से। अपने बिल्डिंग में पानी के बिल हम देने की स्थिति में नहीं है। पूरी बिल्डिंग के सारे फोन कट चुके हैं। जितनी वहां पे मरम्मत का काम और मेंटेनेंस का काम था वो सारा रुका हुआ है। मैं सैलरी के इशू को नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में भी लगभग 17.5 करोड़ के करीब सैलरी का जो हमारा है बैलेंस बचा हुआ है। ये प्रो रेटा अलॉटमेंट पे जो सैलरी का एक नया
एक रूप और एक नया एग्जाम्पल जो देखने को मिल रहा है बहुत स्ट्रेंज है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए, कि कैसे प्रतिशत के रूप में कभी 80% मिलेगी, कभी 70 मिलेगी, कभी पुराने फंड्स को एडजस्ट किया जाएगा, फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल बंगलिंग के चार्जेस लगेंगे। ये जो है एकेडमिशियंस है, हम लोग एकेडमिशियंस का काम ये नहीं है कि हम अपनी सैलरी को लेकर के इस तरह से चिंतित, हमारा जो मेन फोकस है वो अपनी रिसर्च और स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन में बेस्ट से बेस्ट नॉलेज ट्रांसफर में हो। तो मेरे दो ही बिंदु है कि इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए अगर बिजली पानी, और यहाँ पर बहुत सारा अभी फैमिलीज भी रहती है जी बिल्डिंग में, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं जो जा नहीं पाए थे, अगर बिजली पानी कट जाएगा, फोन तो कट ही चुके हैं और अभी बिजली विभाग ने भी कहा है कि अभी महीने में, इस महीने बिजली कट जाएगी, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो जो फैमिलीज टीचर्स की नॉन टीचिंग की उस बिल्डिंग में रहती हैं उनका क्या हालत होगी? और ये छोटे छोटे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे एम्प्लॉयज लगे हुए हैं 10-10, 15-15 हजार की सैलरी पे, उनके घर नहीं चल रहे हैं बिल्कुल। और शिक्षकों का तो जो हाल है वो हम सबको पता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। अभी क्षितिज अवस्थी अगर राजगुरु कॉलेज से हैं तो क्षितिज अवस्थी राजगुरु कॉलेज से। यस सर, सभी को जी। मेरा विनम्र नमस्कार। जी। सर, जैसा कि हम लोग इशू पता ही है, जितने भी दिल्ली सरकार के फंडेड कॉलेजेस हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम चल रही सैलरी की, जैसा सभी ने बताया भी है। ये नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय वहां पर। जी बताइए सर। मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कई स्तर पर काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग की सैलरी पिछली 1 साल से डिले आ रही थी, तो हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स EMI पे फाइन लग रहा था, हम एडजस्ट कर रहे थे। आज की डेट में क्या हुआ, लॉकडाउन में मेरी दादी का कूला फ्रैक्चर हो गया और मेरी मम्मा की एक किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोन ले रहे हैं। इवन जो मेरे पापा फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में किसान है, किसान के लिए अपनी फसल पुत्र के समान रहती है। उन्होंने जो आलू बीज के लिए रखा हुआ था कोल्ड स्टोरेज में, आधे सर समझते होंगे हमारी आलू बेल्ट है, वो उन्होंने सेल कर दिया क्योंकि हमें ट्रीटमेंट कराना है और मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ उनकी। यहाँ पर मेरे कई नॉन टीचिंग स्टाफ, चलिए मेरा तो फिर भी क्रेडिट कार्ड इशू है, बैंक में क्रेडिट है, मेरे कई जो नॉन टीचिंग स्टाफ 15,800 के स्तर पे जॉब कर रहा है, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। 2 बंदों को मैं जानता हूं जो लॉकडाउन में चोरी छुपे स्कूटी से सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल लेके वो अपने घर भाग गए गांव पर, और जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचे हुए हैं। और सर, मैंने पता कि आजकल सोशल मीडिया है, पता चलता है DTU में सैलरी मिल रही, दिल्ली सरकार के अन्य संस्थाओं में सैलरी मिल रही है। लॉकडाउन में भी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, दिल्ली सरकार डाटा मांग रही है, कभी कहती है कि कितने बच्चे हैं, किस धर्म के कितने बच्चे हैं, किस जाति के कितने बच्चे हैं, कितने दिल्ली के हैं, कितने आउटसाइड दिल्ली के हैं, टीचर्स की सैलरी कितनी जाती है, वो सब नॉन टीचिंग तैयार करके भेज रहा है उनको लॉकडाउन में, कि कितने टीचर्स कहाँ से है और कितने टीचर्स की सैलरी समर सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। इस टाइप के आप डाटा मांग रहे हो। कोरोना काल में हम लगातार कॉलेज जा रहे हैं, हम वहां पर काम कर रहे हैं सर, और जबकि गांधी जी ने बोला है कि एक इनका सरकार का उद्देश्य सबके लिए समान होना चाहिए। यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूशंस में कैसे सैलरी मिल रही है? अब हॉस्टल में लाइट नहीं है बच्चों के लिए, वहां पर जब आप हमारे कॉलेज में आएंगे तो मेन गेट की लाइट खराब है, गर्ल्स हॉस्टल है, एक दिन एक इंसिडेंट हुआ भी था। तो ये सब लड़कियां हैं वो अनसेफ हो रही है यहाँ पर। हम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं थर्मल फिजिक्स का प्रैक्टिकल करा रहा था, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हूँ। थर्मल फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जो लाइन थी, वायर थी, जब थर्मल फिजिक्स में लोड बढ़ता है वो सारी लाइन जल गई। अब हम उस लाइन को ठीक कर रहे हैं, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, अगर वो मेंटली सर फ्री नहीं होगा तो बच्चों का वेल विशिंग कैसे करेगा? कई बच्चे अब ये पूछने लगे हैं, पर्सनली पूछते हैं कि सर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, इससे अच्छा हमारा गांव का कॉलेज था। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, वहां पर हमारे पास कोई जवाब होता ही नहीं उनके लिए देने के लिए। आज ये मंच मिला सर, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये आप लोगों के सहयोग से ये इशू रिजॉल्व हो जाए कैसे भी, और यहाँ पर जो सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी लग नहीं रहा। जी जी। AGPS से संदीप तिवारी जी जल्दी से अपनी बात खत्म करेंगे जी, क्योंकि 5 ही मिनट और ले पाएंगे। हालांकि मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी आती चले जा रही है, लेकिन फिर क्योंकि बात अब रिपीट होने लगेगी तो फिर इसको रोकेंगे। जी संदीप तिवारी जी, संदीप तिवारी जी हैं क्या? हेमवती शर्मा जी, हेमवती शर्मा जी आप बोलिए। जी बोलिए मैडम। हेलो, संक्षेप में रखिएगा जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। तिवारी जी आ गए। अनम्यूट करिए अपने आप को। सर बोलूं?
भागी सर मैं बोलूं? हेमवती शर्मा। एक सेकंड जी, एक सेकंड, हेमवती जी के बाद बोलिए संदीप जी। हाँ बोलिए। मैं भगनी निवेदिता कॉलेज से हूँ, हिंदी डिपार्टमेंट से, और सबको मेरा नमस्कार। मेरी बातें अधिकांशतः अदिति महाविद्यालय से संध्या जी ने और राज जी ने, भगनी निवेदिता से राज जी ने बता दी हैं। हमारे यहाँ यही समस्या हमेशा ही रहती है, इतने साल से रहती है, सैलरी की समस्या। वहाँ पर किसी भी तरह के हमारे किसी भी तरह का विद्यार्थियों के लिए कुछ काम कराना हो, कोई फंड नहीं मिलता। विद्यार्थियों का जमा पैसा जो फीस के साथ हम लेते हैं वो भी उनको नहीं मिल पाता है। तो ये क्योंकि पता चलता है फंड्स नहीं है, फंड्स आगे पीछे इधर हो जाते हैं, मेडिकल बिल नहीं हमारे पास होते हैं, कई 8-8 10-10 महीने से, कई साल से भी किसी के मेडिकल के बिल्स भी अभी तक पास नहीं हुए हैं। बिल्डिंग की समस्या तो जो है वो है, लेकिन जो आधारभूत चीजें हैं वो हमें मिल जाए, ये इस मंच से आज हमें मौका मिला है तो हम ये बात अपनी कहना चाहेंगे। धन्यवाद जी। जी संदीप तिवारी जी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज से हैं। एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे दिल्ली में जो स्पोर्ट्स साइंसेज का इंस्टीट्यूट है, और उसके हालात का वर्णन करेंगे। सर हालात, सबको नमस्कार मेरा। आपने बड़ा सही बोला, हालात इतने बदतर हैं कि कोई पूछो नहीं। 33 साल से ये इंस्टीट्यूशन 1987 में खुला था और आज तक इसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, उसी बिल्डिंग की रिपेयर होती रहती है। और ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जिसको कि अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था। तो मेरे ख्याल से शायद फिजिकल एजुकेशन के बच्चे और उसके स्टाफ बड़ा जरा तगड़े होते हैं, इसलिए सोचा होगा कि इसको जो है फिजिकल एजुकेशन कॉलेज को दे दो ताकि ये सब कुछ रजिस्ट कर सके। एंड इट इज़ ए वेरी पैथेटिक सिचुएशन कि कई एक बार तो ऐसा हुआ कि साइड की दीवार पूरी की पूरी गिर गई और उसको उठाने के लिए कई दिन लग गए। कोई फैसिलिटी नहीं है, लैब इक्विपमेंट्स के नाम पे, रिसर्च करने के नाम पे कोई पैसा नहीं आता है, और आता है तो खरीदा नहीं जाता है बिकॉज ऑफ द इनकम्पिटेंट ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। एंड यू कैन से दैट ही इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइड प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर पोस्ट। लोन इंस्टॉलमेंट्स लोगों की कितनी सारी ड्यू पड़ी हैं, मगर वो आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं। एडमिशन फीस, आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल। I am unable to send my daughter who has already been admitted in the famous college of King's College, London. I am unable to send her for this year and ask for the deferment of the admission because of this salary business. We are not getting salary and the salary is totally irregular right from 1 year, nearly 1 year. एक बार तो ऐसे हुआ तो 4-4 महीने सैलरी नहीं आई और कभी टाइम पे आती ही नहीं है। कम से कम 10-15 दिन तो लेट हो जाते हैं, अभी तक कोई सैलरी आई नहीं है। जब हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि कोई भरोसा नहीं जी कब आएगी। Next, the most important, we are unable to, even people are unable to pay the society dues, right? And there are few appointments have been taken place in the institution which are to be taken place on a contractual basis, consultant basis. That is also not proper. Anyway, there are so many problems. It will be better if some action plan is designed, और ये action plan हमको जो है सही डायरेक्शन में ले जाए और हमारे कॉलेज को कम से कम 33 साल से जो बिल्डिंग नहीं मिली वो बिल्डिंग मिल जाए और बजट हमारे पास ठीक से आना शुरू हो जाए। बच्चों की पहले सब्सिडी रेट में रिफ्रेशमेंट चलती थी, वो सब बंद हो गई। बच्चों को ना रिफ्रेशमेंट मिलती है ठीक से और ना ही उनको किट मिलती है जो कि 1987 में स्टार्ट हुई थी, वो सब बंद हो गई। गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से अनीश गुप्ता जी, अनीश गुप्ता जी हैं क्या भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से? तो वो अपनी बात कह सकते हैं। अनीश गुप्ता जी, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। जी बोलिए, बोलिए ब्रीफ में बिल्कुल। जो कोई एडिशनल पॉइंट रखिए अगर है तो। एनडीटीएफ का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने एक्शन प्रोग्राम रखा, जन सुनवाई रखी। सबसे दुख की बात यह है सर कि जो सरकार सबसे ज्यादा एजुकेशन को लेकर बात करती है और एजुकेशन के अपने अचीवमेंट गिनाती फिरती है, वही हायर एजुकेशन के साथ इस तरह का काम कर रही है। यही एजुकेशन मिनिस्टर हमेशा लीडरशिप प्रोग्राम के लिए प्रिंसिपल्स को बाहर भेजते हैं और हर दिन न्यूज़पेपर में ऐड देते रहते हैं, और वही एजुकेशन मिनिस्टर किस तरह की लीडरशिप दिखा रहे हैं वो हम सबको दिख रहा है कि खुद अपनी सैलरी ले रहे हैं लेकिन अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रहे। हर बार कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि गवर्निंग बॉडी नहीं बन रही है, गवर्निंग बॉडी बनने लगी
तो बोले कि चेयरमैन नहीं बन रहे हैं। चेयरमैन बनने लगे तो कहने लगे कि अभी ऑडिट होगी। फिर उसके बाद में कहने लगे कि डेफिसिट अमाउंट बताओ। तो हर बार कोई ना कोई बहाना, ये देख करके मुझे वो भेड़िए और मेमने की कहानी याद आती है कि भेड़िया मेमने को मारने के नए नए बहाने ढूंढ रहा था। तो अगर मान लो उन्हें खत्म करना है तो सीधा सीधा मना कर दें कि हमें फंडिंग नहीं देनी, जिससे आगे कोई भी एक्शन लिया जाए। और इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले, और मीनाक्षी लेखी जी से अनुरोध है कि इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाएं। धन्यवाद जी। अभी एक हमारी चारू कालरा डीडीयू से, उनका बहुत अनुरोध है। चारू जी आप हैं क्या? उनका काफी अनुरोध है। जी चारू जी बोलिए। बोलिए चारू जी। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी साथियों से मेरे को नमस्कार भाभी जी। कहना है कि बहुत ही दबाव ना डालें, बहुत बार बार मैसेज ना करें। जी जी चारू जी बोलिए। धन्यवाद भाभी जी। हाँ जी। बहुत ही, एक तो एनडीटीएफ ने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए उसका बहुत बहुत अभिवादन। जो डूटा को करना चाहिए था, बड़े दुख की बात है वो नहीं कर पा रही है। आपने शुरू में रीजंस बताए, मुझे पता नहीं उनकी क्या अलायंसेज हैं। बस मुझे केवल ये कहना है कि सबने सब बातें कही। मैं भी बॉटनी से हूँ, लैब में फंड्स नहीं है, सैलरी नहीं है। जब मन ही अशांत है तो हम क्या करेंगे? एज अ टीचर वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल वी कैन। हम अपनी ड्यूटी समझकर, और हम करते रहेंगे। लेकिन केवल 2 पंक्तियां कहूंगी कि मैं दिया हूं, एज अ टीचर मैं दिया हूं, मेरी फितरत है उजाला करना, और वो समझते हैं मैं मजबूर हूं जलने के लिए। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि हम मजबूर हैं जलने के लिए। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, एंड वो राइट नहीं जब हमें उसको भीख की तरह मांगना पड़े। एंड डिनायल ऑफ राइट्स इज समथिंग, हमें प्लीज आप टीचर्स को टीचर्स ही रहने दें, हमें अपना काम करने दें। एज अकेडमिशियंस वी शैल बी पेड फॉर इट, और हमें मजबूर ना करें कि हम किसी और तरह के स्टेप्स उठाएं, कोई धरने करें या हम एजुकेशन बाइकआउट करें या कुछ करें। सो बस यही मुझे कहना है। मीनाक्षी लेखी जी आपसे बिल्कुल अनुरोध है कि कृपया, और बिदुरी जी आपसे भी अनुरोध है कि इसको ऐसे मंच पर उठाएं। अब इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये रोज रोज भीख की तरह अपने ही राइट्स को मांगना हमें भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट स्पीकर रमेश बारपा फ्रॉम सुखदेव कॉलेज। मैंने कोशिश किया सब कॉलेज कवर हो जाएं, और इसके बाद में कुछ कॉलेज रह जाते हैं तो आई एम सॉरी, क्योंकि समय फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको भी देना जरूरी है कि हम उनको दें। सभी को नमस्कार। मैं रमेश बारपा, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से हूँ। हमारा कॉलेज मैनेजमेंट एजुकेशन में बहुत अग्रणी है देश में। अभी नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग आए हैं। तो लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं, कुछ समस्याएं हैं। मैं उनके बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। सैलरी पे बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छी बात बोली। मुझे ऐसा लगता है सैलरी हमारा सम्मान है। सैलरी हर किसी, जो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, वेतन है, सैलरी में उसका सम्मान है, वो उसको विद ड्यू रिगार्ड मिलना चाहिए, विद थैंक्स मिलना चाहिए। मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, बाकी सैलरी पे बहुत सारी बातें हो गई, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, सारी चीजें हैं। मैं बात करने वाला हूं जो वित्तीय अनियमितताओं को लेके समाचार पत्र के माध्यम से जो एक सूचना गई है, उसमें हमारा कॉलेज भी है कि इन कॉलेजेस में जो है ऑडिट होगा। देखिए साथियों, हम सब लोग जानते हैं एक कॉलेज की रेपुटेशन बनाने के लिए उस कॉलेज का हर एक मुलाजिम, चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, प्रशासन है, हर एक आदमी अपना पल पल जो है देता है, तब किसी कॉलेज की रेपुटेशन बनती है। शहीद सुखदेव कॉलेज की रेपुटेशन बनाने में हमारे सीनियर साथियों ने, हमारे जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, जिन लोगों ने मेहनत करके उस रेपुटेशन को बनाया, यही जानकारी अगर विभाग के माध्यम से चिट्ठी से आती तो बात कुछ और होती। हाँ, कल को अनियमितताएं पाई जाती है तब वो समाचार में जाए, वो बात समझते हैं। अभी आप इंक्वायरी करने वाले हो या कुछ हो, उसको बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या मैसेज गया होगा, जो इतने सारा हमारा एलुमनाई नेटवर्क है, जो अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंचे होंगे, वो क्या सोच रहा होगा कि यार मेरे कॉलेज में जो है इस तरह का काम हो रहा है क्या, जो कि अभी प्रूव होना बाकी है। हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, किसी भी तरह का सहयोग होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब शिक्षा हमारा, अगर ये शिक्षा को मॉडल लेके चल रहे हैं, तो इनको ये देखना चाहिए कि वेतन रोकने से कितनी इसके जो है आगे कितनी कई तरह के प्रभाव हैं। ऐसे ही किसी इस तरह की चिट्ठी निकाल देना, इस तरह का कोई समाचार में, एक समाचार पत्र में एक खबर छाप देना कि ऐसा हो रहा है, कितने सारे लोगों के दिमाग में जो है कॉलेज को लेके, इस तरह के संस्थान को लेके, जिनको बनाने में लोगों ने पता नहीं कितने सालों से मेहनत की, उनकी छवि जो है वो खराब हो रही है।
बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंच के माध्यम से ये जितनी भी समस्याएं आज आई हैं इनका शीघ्र निवारण होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अब बहुत सारे और लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल यहाँ कर्टेल कर रहा हूँ। ये जो लास्ट में रमेश जी ने कहा, मतलब ये बात तो 3-4 कॉलेजेस के साथ में घटना घटी है कि अखबारों के माध्यम से ऑडिट का प्रचार करना, मतलब ऑडिट एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, हर इंस्टीट्यूशन में जिसको गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है वहां होती है, प्राइवेट लोग भी अपना ऑडिट करवाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां भी इनके गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स चेयरपर्सन नहीं बन पाए वहां के चुनाव होने के कारण, अब उनके खिलाफ जो है एक विंडिक्टिव एटीट्यूड, उनकी पूरी की पूरी कॉलेज की रेपुटेशन को स्टेक पे लगा देना और वहां के टीचर्स को और वहां के एम्प्लॉइज को एक तरह से मीडिया में प्रोजेक्ट करना कि ये बेईमान है क्योंकि हमारे दिए हुए नामों को आपने चेयरमैन वहां पर इलेक्ट नहीं करवाया। मतलब इनका परसेप्शन है कि आपको, आपकी ये ड्यूटी थी कि जो हम नाम बता रहे थे उनको आप हमारा मतलब इलेक्शन में जबरदस्ती वोट दे करके बनाते। अब नहीं बने तो उनके खिलाफ कार्रवाई इस तरह की विंडिक्टिव तरीके, उसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज भी है, भगनी निवेदिता कॉलेज भी है, फिर सुखदेव कॉलेज है और तमाम ऐसे कॉलेजों में नंबर जुड़ता चले जा रहा है। ये पहली बार ऐसा देखा कि कोई डिप्टी सीएम के ऑफिस से प्रेस रिलीज के माध्यम से किसी खास कॉलेज में जहां इलेक्शन होने वाला है उससे कुछ दिन पहले या इलेक्शन होकर के उनका कैंडिडेट हारा है वहां का ऑडिट डिक्लेयर करवाना कि जैसे कि कोई मतलब वहां बहुत बड़ा धांधलेबाजी हुई है, और ये कहना कि वहां पर हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स तो हर एक व्यक्ति के हर एक ऑफिस के बारे में मिल रही हैं। मतलब इस भारत देश में बड़े से बड़े ऑफिस से लेकर के और छोटे से छोटे अधिकारी की कंप्लेंट्स आती हैं और ऑडिट भी होते हैं, इंक्वायरियां भी होती हैं, परंतु उनका कोई पब्लिक डोमेन में जाकर के खास टारगेट करके उसको प्रचारित करता है ऐसा कभी सुना नहीं। अब इन सब समस्याओं को हमारे जनप्रतिनिधियों ने सुना है और मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर, क्योंकि रामवीर सिंह जी विधूरी जी कुछ अपनी बात रखें, ये लोग हमारे पहले भी सहयोग, उससे पहले विजेंद्र गुप्ता जी के थ्रू हम कई बार जो है चीफ मिनिस्टर के पास अपनी बात पहुंचा चुके हैं जी के पास। तो पहले रामवीर सिंह जी विधूरी जी अपनी बात रखें, आपने समस्याएं लोगों की सुनी हैं, और उसके बाद मीनाक्षी जी से मेरी उम्मीद है कि वो थोड़ा इस पे विस्तार पे अपनी बात रखेंगी। रामवीर जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, पार्लियामेंट की मेंबर और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी, आदरणीय भागी जी, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया कि दिल्ली का जो बजट है वह सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ पर हम खर्च करेंगे। जहां तक हेल्थ की बात है, आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के बाद जो दिल्ली की स्थिति बनी और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना पड़ा उसकी जानकारी भी आप सभी को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की जो हालत है और इन अस्पतालों में जो मरीज दाखिल हैं उनकी हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। इनके पास मेडिकल स्टाफ नहीं था, इनके पास पीपी किट नहीं थी, और यदि डॉक्टर्स ने और नर्सिज ने ये शिकायत की कि ये सभी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराई जाएं, तो उनको धमकी दी गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। अब एजुकेशन के बारे में भी ये बहुत बहुत चर्चाएं करते रहे हैं, बड़ी बड़ी बात करते रहे हैं कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हिंदुस्तान का सबसे
बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। मुझे इन 12 कॉलेजेस के बारे में हमारी पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री सिद्धार्थन जी ने और माननीय श्री भागी जी ने अनेकों बार इसके बारे में जानकारी दी। मैंने 23 मार्च को पहली बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उसके बाद 26 मार्च को मैंने एक लेटर उनको लिखा और अभी हाल में 11 जुलाई को भी एक लेटर मैंने लिखा। कुछ अखबारों में प्रमुखता से खबर भी छपी। मुझे 2 बार इस संबंध में चीफ मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला और उस समय उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वहां मौजूद थे, उनको भी बुलाया हुआ था। और इस संबंध में मुझे 2 बार दिल्ली के एलजी को भी मिलना पड़ा और उन्होंने मेरी उपस्थिति में चीफ मिनिस्टर को बात की, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव से बात की और जब श्री आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला तो मैं जब उनके साथ दिल्ली के एलजी को मिलने के लिए गया तो श्री आदेश जी ने इन सभी 12 कॉलेजेस की जो समस्याएं थी उनके बारे में दिल्ली के एलजी के साथ विस्तार से चर्चा की। हमें यह भी बताया गया कि हम कुछ पैसा रिलीज कर रहे हैं। आज हमारे बीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी नहीं है। मैं उनको आज इस मौके पर याद करना चाहता हूं कि ये 12 कॉलेजेस श्री मदन लाल खुराना और श्री साहिब सिंह वर्मा जी के समय में खोले गए। हमारे देहात में छात्राओं के लिए कॉलेज नहीं थे। कैर और बवाना में यदि कॉलेज खोले गए तो ये उन्हीं के प्रयासों से संभव हो पाया और ये दुख का विषय है कि उसके बाद जो हमारे 3 कॉलेजेस हैं उनके पास तो बिल्डिंग भी नहीं है, या तो वो स्कूल में चल रहे हैं या कुछ सेट्स वहां बना दिए गए हैं। ये जानकारी भी आई कि लगभग अभी 100 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में इन कॉलेजेस को देना चाहिए। अभी जुलाई में ही हमने चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत की और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पार्ट पर आप अन्यथा ना लें और जो मैंने आपका दर्द सुना है तो मुझे लगता है ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। और एक बात मैं आज कह रहा हूं अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी की उपस्थिति में, मैं और हमारे सभी विधायक माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम इस दिल्ली के मुख्यमंत्री का जुलूस निकाल देंगे। ये जो ढिढोरा पीटता है कि मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, अरे आप टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल पे नहीं किया जा रहा है, हाउस टैक्स नहीं दे पा रहे हैं और बिल्डिंग्स की जो हालत है वो बहुत जर्जर है, उसकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है, तो स्थिति बहुत ही खराब है। क्योंकि हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी इस पर अपने विचार रखेंगी और उसके बाद हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी का जो भी विधायकों को और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश होगा हम उस पर अमल करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी कर रहा हूं और मैंने
माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि हम इन कॉलेजेस में जाकर हम स्वयं देखना चाहते हैं कि इन कॉलेजेस की स्थिति कैसी है, इनकी बिल्डिंग्स की हालत कैसी है और किन हालातों में वहां हमारा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चले और प्रिंट मीडिया भी चले और वो दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश और दुनिया को ये दिखाएं कि ये है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में जो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं कि हम सबसे अच्छी शिक्षा दिल्ली के छात्रों को और छात्राओं को उपलब्ध करा रहे हैं। तो उनका ये मॉडल हम दिल्ली और देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं क्योंकि बहन लेखी जी को बोलना है और उसके बाद आदरणीय आदेश जी को बोलना है, मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपके दर्द को अच्छे से समझ रहे हैं और आपको न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मेरा मोटा मोटा ये मानना है कि 100 करोड़ रुपया अभी दिल्ली सरकार को रिलीज करना चाहिए और उसके बाद और 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। हर मोर्चे पर इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि हिटलर एक बात कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो लोग सच मान लेंगे। ये अरविंद केजरीवाल भी बस वही काम करते हैं कि मेरा जो हेल्थ, जो मेरा सिस्टम है, मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है दिल्ली में, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो ये एक झूठ को 100 बार बोलता है और लोग उसको सच मान लेते हैं। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और आपसे विचार विमर्श करके आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का इस संबंध में जो भी मुझे भी और हमारी पार्टी के अन्य विधायकों को जो भी निर्देश होगा, हम उसका पूरा पालन करेंगे। और तब तक हमारा संघर्ष इस अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ जारी रहेगा जब तक हमारे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ न्याय नहीं हो जाता है। बस इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। थैंक यू जूडी जी। अब मीनाक्षी लेखी जी से मैं कहूंगा कि वो बात कहें, उससे पहले फिर आदेश जी जब आएंगे। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ मिश्रा जी। कल उनका एक बड़ा लेख इस पूरे इसको लेकर के आया था। तो आदेश जी से पहले वो 2 मिनट चाह रहे हैं बहुत कि मैं अपनी ऑडिट के बारे में कुछ खास बात कहना चाहता हूँ, वो कहना चाहते हैं। तो पहले मीनाक्षी जी, फिर उसके बाद में सिद्धार्थ जी अपनी बात कहें। जी मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी अनम्यूट कर लीजिए, अभी अनम्यूट नहीं हुआ मीनाक्षी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदेश गुप्ता जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष, रामबीर सिंह बिधूड़ी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और मैं सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि बहुत दुख हुआ ये सब जानकारी प्राप्त करके, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम अगर वापस कॉलेज में अपने समय पर चले जाए तो आज हम लोग कुछ भी है, कहीं भी है, तो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे प्रोफेसर्स को जाता है, हमें जिन्होंने पढ़ाया उनको जाता है। तो इस भाव के साथ मुझे लगता है कि चाहे वो आम आदमी की पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, हर पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को भली भांति समझे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात है, तो रामबीर सिंह बिधूड़ी जी ने भी कहा कि आज मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी, जिन्होंने इन कॉलेजेस को स्थापित किया, वो जहां भी होंगे बड़े दुख में होंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, दिल्ली में रहने वाले जो काम करने वाले टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ आदि जो भी लोग हैं, दिल्ली प्रशासन के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, उनको समय अनुसार तनख्वाहें मिलती रहे, मेंटेनेंस कॉस्ट मिलती रहे, कभी कम ज्यादा या कुछ इस तरीके की चीज हो सकती है, मगर एक बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट एक बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए हर तारीख पे वो वहां पहुंच जाए। और आजकल तो सब ई ट्रांसफर है, इसमें तकलीफ क्या है? आपको कोई बैंक का कोई ट्रेजरी जो है कोई खजाना लेकर नहीं चलना कि खजाना लुट जाएगा। आपने कंप्यूटर का बटन दबाना है और तुरंत वो ट्रांसफर हो जाएगी, और वही ट्रांसफर आगे टीचर्स को ट्रांसफर हो जाएगी। तो मुझे
ये बात कहीं समझ नहीं आई। और साथ ही मुझे ये भी बात समझ आई, सुखदेव कॉलेज में कई बार पहले गई हूँ और मुझे पता है कि कितनी अच्छी वहाँ फैकल्टी है, कंप्यूटर साइंस से लेके मैनेजमेंट वाली फैकल्टी बहुत अच्छी है। और उन सब के बीच में ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या ऑडिट होता नहीं है। और ऑडिट तो एक नेचुरल अमूमन प्रक्रिया है, उसकी घोषणा करके उस बात को इस तरीके से जताना कि जैसे यहाँ गड़बड़ है। मैं आपसे दो आग्रह करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने, जैसा रामबीर सिंह बिदुड़ी जी ने कहा कि हम इसे एक मुहिम की तरह लेंगे। आपके बाद मैं आज की बात खत्म करने के बाद अध्यक्ष जी और बिदुड़ी जी और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी के साथ बैठूंगी और इसकी हम लोग प्लानिंग भी करेंगे। आपका जहां जहां जिस जिस मंच पर जो जो विषय उठाना है हम उसको उठाएंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या दिल्ली की सड़कें हो, जहां पर एक संगठन के रूप में हम इसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन मुझे दो तीन विषय, क्योंकि आप भी जानते हैं आज सोशल मीडिया का समय है, मीडिया को हम लेकर निकलेंगे या जो जो कुछ करेंगे तो वो एक अलग विषय है, लेकिन कुछ एक विषय एक स्ट्रैटेजी के तहत मैं आपसे कहना चाहती हूँ और वो ये है कि कुछ तस्वीरें चाहिए जहां पर आपकी बिल्डिंग्स जर्जर हालत में है, कुछ बिजली के बिल और नोटिसेस चाहिए जो आपको नॉन पेमेंट पर बिजली काटने की बात है, कुछ रात की शाम की तस्वीरें चाहिए जहां बच्चे अंधेरे में हॉस्टल्स में बैठे हुए हैं। और इन सब के साथ बाय एंड बाय हम इसको एक मुहिम के रूप में चलाना चाहेंगे। दूसरा, ऐसी जनरल बॉडी जो भी GBMs हैं जहां पर इनके लोग इलेक्ट हो गए हैं चेयरपर्सन के रूप में और उन कॉलेजेस का इन्होंने नाम नहीं दिया है ऑडिट के रूप में, और ऑडिट एक सरकारी प्रक्रिया है जो हर कॉलेज की होनी चाहिए, उसके बाद उसकी जो नोटिफिकेशन या जो भी कुछ है, एक ऐसा नोटिस या नोटिफिकेशन नहीं तो कोई चिट्ठी या कोई पत्राचार ऐसा कि सब कॉलेजेस का समय समय पर ऑडिट होता ही है और होना ही चाहिए। तो जिन कॉलेजेस का आप ऑडिट नहीं करवा रहे, क्या आप इस वजह से नहीं करवा रहे कि आपके चेयरपर्सन वहां बैठे थे और आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ घपले घोटाले हैं? इस बात को छोड़ दीजिए कि किन कॉलेजेस को वो ऑडिट करवाने की बात कर रहे हैं, आपको लड़ाई लड़नी है कि इन सब कॉलेजेस का आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया और क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, ऑडिट तो होना ही चाहिए। हम कब ऑडिट के खिलाफ है, मगर जिस तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण हुआ है वो स्पष्ट है कि आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं जहां पे आपके चेयरपर्सन इलेक्ट हो गए हैं। तो इस लड़ाई को सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से हाथ घुमा के लड़ना है, मैं ये आपको बताना चाह रही थी। दूसरा, एक रिट पिटीशन दाखिल होनी चाहिए कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर एक पूरी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, जो लोग आपके बीच में से मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, आपको उनका सहयोग मिल जाएगा। एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, उनके साथ एनालाइज करके कि ये सरकार इस साल से आई और इस साल से आने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग मनी इन टाइम इतनी % कम हुई और इतना जो है, पहले इतने स्टूडेंट्स थे, इतने EWS कोटा बढ़ा और इतनी जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हुई। और मात्र 5% अगर देते हैं तो UGC वगैरह को कहें कि 95% जो UGC वगैरह देते हैं वो ऑडिट करके टैबुलेट करके कॉलेजेस को डायरेक्ट ट्रांसफर करें, इनके थ्रू ट्रांसफर बंद करें, क्योंकि ये अपना पैसा नहीं देने की बजाय जो UGC से पैसा आ रहा है उसके ऊपर ये बैठने का अधिकार कैसे रखते हैं। और अगर ये इसको एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक या ब्लैकमेलिंग टेक्निक या पनिशिंग टेक्निक या विंडिक्टिव टेक्निक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे लड़ने के लिए हमको डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड चाहिए। तो ये क्या है कि कोर्ट अगर आदेश करेगा तो UGC फिर भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, उसमें चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्टली इसमें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि अगर UGC ने आज आपको फंड ट्रांसफर किया, आप कल इस फंड को रिलीज कर देंगे, 24 घंटे से ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा या 48 घंटे से ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की लड़ाई कई लेवल्स पे लड़नी पड़ेगी परमानेंट सोल्यूशन के लिए, और जिसमें आप सबका एक स्टूडियस जो हिस्सा है, एक स्टडीड रिस्पॉन्स वो आना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो स्टडीड रिस्पॉन्स नहीं है, ये सारा इमोशनल रिस्पॉन्स है। इमोशनल रिस्पॉन्स की जगह हम इमोशन से शुरू करेंगे
लेकिन जो लड़ाई है वो स्टडी रिस्पॉन्स के साथ पूरी लड़ी जाएगी और उसमें आपके डाटा, डिटेल, डेट्स, मिसडिमीनर्स, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। 70 साल पुरानी बिल्डिंग और वही जो ये यहाँ घोषणा करते रहते हैं, दूसरी बिल्डिंग जहाँ दीनदयाल उपाध्याय को नई बिल्डिंग मिल गई तो उसके साथ मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो नहीं मिली, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। तो हर कॉलेज का टैबुलेटेड फॉर्म में मुझे डाटा डिटेल चाहिए और उस सब के लिए आप सब प्रिंसिपल्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स, कंप्यूटर साइंस के टीचर्स प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना के, कॉलम्स बना के, टैबुलेशन करके वो डाटा निकालें। मुझे तकलीफ है और बहुत बुरा लगा आज सुनकर, और आप, लेकिन आपका आभार कि आपने हमें इन सब समस्याओं से अवगत कराया, और एनडीटीएफ का भी धन्यवाद, खास तौर पे जब डूटा आपका प्रश्न नहीं उठा रही तो बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति ये हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर अपने फेवरेट और नॉन फेवरेट्स जो है वो हो रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि टीचिंग और इन सब चीजों में इस तरीके की घटियापन आना चाहिए। ये बहुत ही ऑनर्ड प्रोफेशंस हैं, बहुत इज्जत वाले प्रोफेशन है, और जितने टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स बच्चों को शिक्षा पढ़ाने का, देने का काम करते हैं, वो देश की नींव में रखने का बहुत बड़ा उनका सहयोग रहता है। और जहां पर टीचर्स के संस्कारों का आदर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार बहुत दिन चलेगी, लेकिन आप लोगों को अपनी लड़ाई का रुख बदलना होगा। आपका आभार। लेकिन इस मीटिंग के बाद मैं पर्सनली आदिश जी, बिदुड़ी जी और सिद्धार्थन जी के साथ बैठने वाली हूँ। जय हिंद। थैंक यू मैम। अभी सिद्धार्थ मिश्रा जी अपनी बात बहुत संक्षेप में कहें, फिर आदेश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करेंगे। मीनाक्षी जी, the problem here is of 100% funding by Delhi government। इस कॉलेजेस के अंदर एक पैसा भी यूजीसी से नहीं आता, और लड़ाई इसी बात की है कि यूजीसी इस कॉलेजेस को टेक ओवर करे, नंबर एक। और नंबर दो, जो ऑडिट की बात है, इन कॉलेजेस के अंदर 3 लेवल के ऑडिट होते हैं, इंटरनल, स्टेट एंड सीएजी ऑडिट हर एक तीसरे साल। और इतने और ऑडिट अगर नहीं होंगे तो फंड रिलीज गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये एक इस कॉलेज में एक पद्धति रही है। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अलग से जो ऑडिट कर रही है, स्पेशल ऑडिट्स, दिस इज अ विंडिक्टिव स्टैंड, मतलब वो विंडिक्शन का स्टैंड है, और मेरे ख्याल से वो इलीगल है। इसको एग्जामिन करने की जरूरत है कि जब एक कॉलेज के अंदर साल में 3 ऑडिट हो रहे हैं, इंटरनल, स्टेट और हर एक तीसरे साल सीएजी का ऑडिट, तो क्या कोई स्पेशल ऑडिट की जरूरत है? स्पेशल ऑडिट तब होता है, मैंने एक कॉलेज में, कई 3 कॉलेजों में मैं रहा, मैंने हैंडल किया इन चीजों को, जब ऑडिट्स पॉइंट आउट करती हैं कि ये लैकुनास हैं और उस पर 2 साल 3 साल तक करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, तब स्पेशल ऑडिट्स ऑर्डर करती है गवर्नमेंट। और यहाँ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, ये इंटेंट नहीं है सरकार का पैसा देने को, और उनकी नंबर एक, और नंबर 2 उनकी कैपेसिटी नहीं है कि आज के तारीख में इन कॉलेजेस को ये पैसा दे पाए। सारा इनके पास कॉलेजेस क्या, स्कूल टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, डॉक्टरों को पैसा नहीं दे पा रहे, इनकी कैपेसिटी नहीं है। एंड आई थिंक द वे आउट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये डायरार्की है कि 68 कॉलेज यूजीसी पैसा दे और 12 कॉलेज इनके भरोसे रहें, जबकि सारे कायदे कानून इनके ऊपर यूजीसी वाले लागू होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहलाते हैं, सारा कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। देयर इज नो रीजन कि इनकी फंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहे। दिल्ली गवर्नमेंट के पास संभालने के लिए 4-5 यूनिवर्सिटी है, काफी चीजें उनको संभाले, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक ओवर दिस कॉलेज एंड एंड दिस डायरार्की, दिस कास्ट सिस्टम व्हिच इज नाउ एग्जिस्टिंग इन दिस कॉलेजेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी भागी जी, can I just say one thing? भागी जी, only from before Adishi gives the concluding remarks, I just want a clarification from you कि मुझे जो खबर है वो ये है कि 1000 बच्चों के ऊपर जो 5% का भी नहीं बल्कि 1% के आसपास दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, बाकी सारा पैसा यूजीसी से आता है। ठीक इसके ऑपोजिट बात सिद्धार्थ जी ने कही है, तो मुझे इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्चुअली में 28 कॉलेजेस हैं दिल्ली सरकार के, 28 में से 12 ऐसे हैं जो 100% फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट है। जो आपने बात कही वो 16 कॉलेजेस के लिए करेक्ट है, बिल्कुल। व्हाट यू स्टेटेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
और उन कॉलेज में भी मतलब लक्ष्मीबाई का मैंने उदाहरण दिया जहां पर ऑडिट स्पेशल कहा गया है। तो ये नहीं है कि उन्होंने कोई डिफरेंशिएट, दिल्ली सरकार ने जब ऑडिट किया तो कहा है स्पेशल ऑडिट। तो आपने जो बात कही वो भी सही है। सिद्धार्थ भाई बात कर रहे हैं सिर्फ उन 12 कॉलेजेस की। आपने जो बात कही वो 95% यूजीसी मेंटेन्ड जो हमारे फंडेड कॉलेजेस हैं, बाकी 16 वो दिल्ली सरकार के अंडर आती, जहां पर मैनेजिंग कमेटी दिल्ली सरकार की ही रहती। तो उनके बारे में तो दोनों बातें ही अपने आप में सही हैं, लेकिन टोटल 28 कॉलेजों का अगर हम टुगेदर ये पैकेज लेके चलेंगे। जी मीनाक्षी। अभी आदेश गुप्ता जी, आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद अजय बागी जी। एनडीटीएफ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वीएस नेगी जी, सभी एनडीटीएफ के पदाधिकारी और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से जुड़े हमारी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाली और राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसी बहन श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, बहुत सारी बातें आप लोगों ने जिस तरह से शेयर की हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि एक ऐसी सरकार जो अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करने का दावा करती हो और उसके विज्ञापन भी करती हो, उससे ऐसी उम्मीद करना कि वो इस तरह के हालात हो जाएं कि हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स, उनकी सैलरी तक के लिए उनको एक तरह से भीख मांगने की नौबत आ जाए, तो ये लानत की बात है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। बहुत सारी बातें आपने शेयर की, उसमें डॉक्टर अंजित जी ने, संध्या वात्सायन जी ने और भगनी निवेदिता कॉलेज से भी बात कही, भास्कराचार्य कॉलेज से आनंद भारद्वाज जी ने, पुनीता अग्रवाल जी ने, निशा राणा जी ने और क्षितिज अवस्थी जी ने, हेमवती शर्मा जी ने, संदीप तिवारी जी ने, अनीश गुप्ता जी ने, चारू काला जी ने, रमेश बारपा जी ने और अंत में सिद्धार्थ शर्मा जी ने भी अपने कमेंट दिए। और इन सब का जो एक कॉमन है कि सैलरी नहीं मिलना। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि फंड नहीं होने से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पाया, बिल्डिंग ऐसी हालात में है कि इससे अच्छे गांव और कस्बों के कॉलेज हैं। तो एक देश की राजधानी में जब कोई स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसे फक्र होता है, गर्व होता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र बना हूं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र को अगर कोई स्पोर्ट्स खेलने वाला स्टूडेंट है, उसको स्पोर्ट्स की सुविधाएं नहीं मिलना, जैसा ये अपना भगनी निवेदिता कॉलेज के बारे में बताया, और आदिति कॉलेज जहां स्पोर्ट्स के काफी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि जो गर्ल्स कॉलेज है वहां पर टॉयलेट्स भी नहीं होना, कम होना, ये एक बहुत बड़े शर्म की बात है। और जब ऐसे समय में जब 100% उनकी फंडिंग हो, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो ये कहा था हम सरकार में आएंगे तो 50 नए कॉलेजेस बनाएंगे, लेकिन उन्होंने 50 नए कॉलेजेस तो बनाए ही नहीं, जो कॉलेज एग्जिस्टिंग हैं, जो कॉलेज मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उन कॉलेज की स्थापना की और उन कॉलेज को काफी बनाया था। उन कॉलेजेस को भी मेंटेन नहीं कर पाने का जो दोष है वो दिल्ली सरकार का है। और एक ऐसी सरकार जो एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा खर्च करती हो, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि अभी कोविड के समय भी ये सरकार प्रचार विज्ञापन देने से बाज नहीं आई है। 30 करोड़ रुपए के विज्ञापन कोविड के अवेयरनेस के लिए, अपने प्रचार के लिए इसने खर्च किए हैं।
और मात्र 2 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर खरीदे हैं। इस बात से इस बात का अंदाजा लगता है कि इसकी सरकार की नीयत कैसी है। और मैं आपको एनडीटीएफ को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। और आज मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने इस मुद्दे को शेयर किया। हमारी सांसद बैठी हैं मीनाक्षी जी, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के फोरम पर इस मुद्दे को पब्लिक के बीच भी ले जाएंगे, मीडिया के बीच भी ले जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम उन कॉलेजेस का राउंड भी करेंगे, विजिट भी करेंगे, और दिल्ली सरकार के उस चेहरे को जरूर हम एक्सपोज करेंगे कि जो एक तरफ कहती हो कि हमारा एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड का सबसे अच्छा मॉडल है। और मुझे हैरानी इस बात की भी होती है, आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये अपने विज्ञापन, अपनी जो ये काम करते हैं उनके विज्ञापन, झूठे विज्ञापन दिल्ली ही नहीं बल्कि और स्टेट में देते हैं, ताकि लोगों को उनका एक चेहरा पता हो कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इस बात का जो एक्सपोज इनको करना जरूरी है। मुझे जिस तरह से आज बागी जी ने, एनडीटीएफ ने ये मुद्दा उठाया, और हैरानी इस बात पे होती है कि हमारे भाई ने जो ये भी कहा है कि ये जो मुद्दा है ये डूटा को उठाने की जरूरत थी, यानी डूटा भी उनके प्रभाव में लग रहा है। जिसको टीचर्स के हक की लड़ाई लड़नी है, जिसको टीचर्स के हक की बात कहनी है, वो आज चुप है। और एनडीटीएफ जो हमेशा ही शिक्षकों के, टीचर्स के वेलफेयर के लिए और उनके अधिकार की बात कहता है। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि ये वास्तव में किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि टीचर्स को अपनी सैलरी के लिए संघर्ष करना पड़े। और ऐसे समय में जब कोरोना संकट है, मुझे वो क्षितिज अवस्थी जी ने बात सही की कि सैलरी ना मिल पाने के कारण उनकी माता जी, उनकी दादी जी को जो जिस तरह से उनको ऑपरेशन हुआ उसके लिए लोन भी लेना पड़ा। तो ये बहुत दुखद है। और किसी भी सरकार के लिए सिर्फ अपने एजेंडे को कॉलेज में सेट करना, अपनी गवर्निंग बॉडी में अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को बिठाना और उनके लोगों को चेयरमैन बनाना, यही एकमात्र उद्देश्य उनका रह गया। और इसके ना कर पाने से कॉलेज को ऑडिट के रूप में प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, और फिर उनका मीडिया ट्रायल करना, ये सरकार की तरफ से बहुत गलत कदम है। इसका हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और मैं बागी जी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे विधायक, सब लोग इस मुद्दे को अपने स्तर पर उठाकर इन 12 कॉलेजेस में हम लोग विजिट करेंगे। आप प्लान करिए, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन वहां जाकर इसको एक्सपोज करेंगे, ताकि इस मुद्दे पर हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। और मैं केजरीवाल से भी मांग करूंगा कि इस मुद्दे पे जो सैलरी रिलीज की जाए, तुरंत सैलरी रिलीज की जानी चाहिए। आपने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, और आज हम लोगों ने जो बात की, इसका एक अच्छा परिणाम आएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का कंक्लूजन करें, मतलब मैं मीनाक्षी जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट एक उठाया कि हम लोगों को अपनी एक स्टडीज इस तरह से एक पेपर बनाना है कि जिसमें इमोशनल कम और टेक्निकल वो ज़्यादा लगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस तरह के रहते हैं फंडिंग को लेकर के और बाकी सब मुद्दों को लेकर के, जहाँ पर जितना हमारा आर्गूमेंट इमोशनल वो रहना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर तथ्य उस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। और उन्होंने सही कहा कि कंपैरिजन टेबल्स बना करके क्या प्रोबेबिलिटी किस तरह से कम हुआ है उस सबको सही तरह से प्रोजेक्शन करना। तो ये सब हम आपको भी विश्वास दिला रहे हैं, हम करेंगे। आपके पास जिस तरह का आपको सहयोग चाहिए इस मुद्दे को रिजॉल्व कराने के लिए, जो जो फीडबैक चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हमारे सारे शिक्षक। और मैं ये भी जानकारी दूं कि मतलब एकदम से हमको तो उम्मीद नहीं थी, हमने तो 250 का फोरम मतलब ये रखा था कि भाई 250 लोग ज्वाइन करेंगे। यहाँ तो 12 बजे तक ही 250 लोग ज्वाइन कर चुके थे,
और बाद में काफी लोगों को रोकना पड़ा कि आप इसमें, तो इसकी रिकॉर्डिंग किया है, हम फेसबुक वगैरह पे इसको डालेंगे। अंत में हमारे दो लोग सिर्फ 2-2 मिनट अपनी बात कहते हुए, कपाई जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे सबसे सीनियर मेंटर हैं, तो जो भी हमारे 3 अतिथियों ने बातें रखी उसको 2 मिनट में थोड़ा सा उस पर अपनी बात कहेंगे, और हमारे जनरल सेक्रेटरी वीएस नेगी जी फिर अंत में सबको धन्यवाद देंगे। कहने को सिर्फ ये है कि हम इसके ऊपर जो भागी जी हाँ जी, जो इस पे हमने कागज बनाना चाहिए वो बनाएंगे, और आज का भी हम मेमोरेंडम बना करके आपके पास भी भेजेंगे सर, और साथ ही साथ में हम इसको एलजी के पास भी भेजेंगे। आप लोगों से आज के दिन के लिए जो हमारा मेमोरेंडम है उसके आप लेकर के एक बार एलजी साहब के पास में भी इस विषय को रख देंगे, तो शायद इसके कुछ समाधान की तरफ जल्दी से ये चले। तो ऐसी उम्मीद के साथ में मैं पहले कपाई जी को कह रहा हूँ 2 मिनट में अपनी बात रखें, और फिर धन्यवाद ज्ञापन सीधा कपाई जी के पास आ जाए, बीच में मुझे आने की जरूरत नहीं। थैंक यू। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। कपाई जी अनम्यूट करिए, आप कपाई जी अनम्यूट करिए पहले। कपाई जी अनम्यूट करिए आपकी। हाँ, हो गया। भाजपा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और अपनी बहन मीनाक्षी लेखी जी और विदुरी जी, देखिए बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। आमतौर पे जब सफल कार्यक्रम होता है तो हम कहते हैं, बधाई देते हैं, वी कांग्रेचुलेट अदर्स। पर मुझे इस बात का दुख है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ये एक जन सुनवाई करनी पड़ रही, मतलब एक उनको सैलरीज नहीं मिल रही, जो पेंशनर्स है उनको पेंशन नहीं मिल रही, खर्चे नहीं चल रहे, ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों को करना पड़ रहा है। भारत के जो राजधानी के विश्वविद्यालय है, जो जिसे एक एमिनेंस का स्टेटस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का है, उसको ऐसा करना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात। पर जो एक अच्छा लगा वो ये है कि अपने जो तीनों साथी हैं और जो अपने एनडीटीएफ के मेरे यंग लोग हैं, इन सभी ने इस इश्यूज को बहुत अच्छी तरह उठाया है और इसको हम आगे भी लेके जाएंगे। ये इशू चाहे 3 महीने की सैलरी का नहीं, ये 15-16 महीने से ये चल रहा है। मुझे याद है कि एनडीटीएफ ने ही 2 बड़े कार्यक्रम, 2 बड़े प्रदर्शन इसके ऊपर पिछले साल भी किए थे, मेमोरेंडम भी दिए, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता जी हों और विदुरी जी हों, कॉन्स्टेंटली इस इशू को लिए हुए हैं और हम इसको आगे तक लेके कंक्लूड करके इसको तभी दम लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज जो आज मीनाक्षी जी ने की बहुत अच्छी कही कि आवर रिस्पॉन्स should not be merely an emotional response, it should be a studied response. Therefore, collection of the documents, etc., collection of all the things that she has suggested, that must be done. And I think our NDTF team is a very efficient team and they will be doing this. मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि अभी इतना प्रचार, मतलब आपने कहा 30 करोड़, मुझे लगता है कि जो प्रचार में जो ये सरकार है उसने कई 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया होगा, पर यहाँ पर जहाँ सैलरी की बात है वो देने को राजी नहीं। ये सरकार ये जो फीस का, ये जो सैलरी का है, पेंशन का है, फंड फ्रीज का है, या जो अभी ऑडिट का है, this सरकार uses it as instrumentalities for having its say, for enforcing its diktats, for enforcing the kind of governing bodies that they want. तो इसीलिए इनकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज को यूज करते हैं और हमें इसका अपोज करना है। इसका जितना प्रचार करें, मीनाक्षी जी ने कई सदस्य ये कहा है, बाकी ये आदेश गुप्ता जी ने भी और विदुरी जी ने भी कहा है कि सभी मिलके ये इस इशू को उठाएंगे और इसको एक कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। मैं तो सिर्फ हाल की एक घटना कह के बात खत्म करता हूँ कि हमारे एक बड़े युवा साथी विकास त्यागी अभी जो यहाँ थे, किन्हीं कारणों से अपने घर गए हुए थे यूपी के अंदर, मुरादाबाद मोस्ट प्रॉब्ली वहां गए हुए थे, तो वहां पर उनकी इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो। और देखिए, ऐसे के अंदर कोई बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। अब उनको जो सहायता है, अब 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, उनकी फैमिली के अंदर जो उनका प्रोविडेंट फंड इत्यादि मिलने में ये दिक्कत हो, तो मुझे लगता है कि आज जो ये मीटिंग हुई है उसका एक अच्छा कंक्लूजन निकलेगा और इन सभी चीजों को हम सफलपूर्वक ये कंक्लूड करेंगे। ऐसे के साथ मैं अपने एनडीटीएफ टीम को बधाई देता हूँ। हाँ जी।
धन्यवाद कपाई जी। मैं आज के जन सुनवाई कार्यक्रम के सफल समापन के लिए आप सभी उपस्थित सज्जनों को बधाई देता हूं और सिलसिलेवार ढंग से इसमें बहुत ही अच्छे से जो सभी ने भागीदारी की और कॉलेज के जितने भी लिमिटेड साथियों को हम जोड़ पाए, बोलने के लिए समय दे पाए, उन सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद की इस कड़ी में अपने दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी बातों को समझा और आदेश जी ने तो मेरा काम भी आसान किया। उन्होंने जिस तत्परता से और सीरियसनेस से एक सूची बना रखी थी, तो मेरा काम उन मित्रों को धन्यवाद करने का समाप्त हो जाता है कि आदेश जी ने नाम लेकर उन सभी बंधुओं का उल्लेख किया। आदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का कि आप लगातार जब से ये विधानसभा एग्जिस्टेंस में आई है हमारे साथ सक्रिय रूप से दिल्ली सरकार के इन सभी मनमानो तरीकों के खिलाफ एकजुट हैं और हमारी ताकत बने हुए हैं। मैं माननीय सांसद और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी का धन्यवाद करूंगा और मैं उनको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम शिक्षक हितों और उनके लिए लड़ने के लिए यहाँ पर एक संगठन बनाए हुए हैं। लेकिन आपने जो एक आज हमको एक पॉइंट दिया, एक संदेश दिया, एक कि भाई किस तरह से इमोशनल होके सिलसिलेवार ढंग से स्टडीड तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, तो निकट भविष्य में हम आपका मार्गदर्शन लेने, निर्देश लेने जरूर मिलेंगे कि इस तरह की लड़ाइयाँ कैसे लड़नी है सही तरीके से। मैं जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप भी समय समय पर निरंतर हमारी सहायता और हमारा मनोबल बढ़ाने उपस्थित रहते हैं। साथ ही मैं एनडीटीएफ के अध्यक्ष डॉक्टर भागी जी का और आज के कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक रहे डॉक्टर वीरेंद्र भारद्वाज और डॉक्टर सुनील शर्मा जी, आपका भी आभार करूंगा कि आपने ऐसा मंच तैयार किया और मैं निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ने और विजय की तरफ उन्मुख होते देखूंगा कि हमारी इस दबाव से और इन पहलों से हम लोग दिल्ली सरकार को मजबूर कर सके कि वह पिछले 4-5 वर्षों से जो आर्म ट्विस्टिंग का खेल दिल्ली विश्वविद्यालय में खेल रही है उसका अंत हो। अन्यथा सिद्धार्थ मिश्रा जी और अन्य माननीय सम्मानित वक्ताओं द्वारा जो सजेस्ट किया गया है कि इन कॉलेजों को केंद्र सरकार सीधे अपने कब्जे में ले, ऐसी भी हम पहल करेंगे। आप सभी का बारंबार धन्यवाद, हृदय से आभार। आप सभी कोरोना के इस काल में सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी धन्यवाद सभी का। अब मेरे ख्याल मीटिंग एंड करने का समय आ गया और क्या नेगी जी कोई और इसके बाद रहता है क्या? मैं सिर्फ यही कहूंगा जितने सुझाव हमारे राइट बॉक्स में आए हैं वो सभी को हम लोग नोट करेंगे और एक जल्दी एक विस्तृत रिपोर्ट बना के आज शाम तक इसको हाँ शाम तक बिल्कुल हम रिपोर्ट बनाएंगे, आज शाम तक देंगे, प्रेस रिलीज भी देंगे। लेकिन साथ साथ हम इसकी रिपोर्ट बना करके मेमोरेंडम बना करके बीजेपी के दफ्तर में भी और बाकी जगहों पे हम पहुंचाएंगे और हम इसमें डिले नहीं करने वाले हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम के लिए नहीं है, एक्शन के लिए है। इट इज मेड फॉर एक्शन। जी 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 मीनाक्षी जी बोलते भागी जी केवल एक लाइन, आप कपाही जी ने नाम लिया एक ऐसे व्यक्ति का जो आपके यहाँ आप मेंबर थे और मुरादाबाद गए और बिजली गिरने से इलेक्ट्रोक्यूशन से उनकी मुझे उन लोगों का उनका नाम पता और डिटेल्स चाहिए, किस कॉलेज में पढ़ाते थे, क्योंकि और इतने टाइम से इनको कोई पैसा नहीं मिला। उसको कंपेयर करना है दिल्ली सरकार की उन नीतियों से जो दिल्ली से बाहर रहने वाले जो आंदोलनकर्ता लोग थे उनको इन्होंने 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया दिया और अपना जो व्यक्ति मर गया उसके परिवार के लिए कुछ नहीं दिया। तो वो डिटेल दोनों निकाल के दे दीजिए जी। आपके पास पहुंच जाएगी ये डिटेल, मीनाक्षी आपके पास पहुंच जाएगी। नेगी जी 1 मिनट आधा मिनट मुझे दीजिए। जी जी सर। ये मीनाक्षी जी ने जो इश्यू उठाया था दूसरा वो 16 कॉलेजेस वाला, मुझे लगता है कि एक सेपरेट इशू की तरह भी लेना चाहिए कि जो 5% ये कहा है कि 5% दिल्ली सरकार देगी, पर 5% आज तक उन्होंने कभी दिया ही नहीं, कभी भी नहीं दिया। मतलब
कभी भी नहीं दिया। अभी आप उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी डिमांड बताए, उसको इस इशू के साथ ना जोड़ते हुए, पर एक सप्लीमेंट्री इशू की तरह कि अधिकार पूरा 100% और 0% कंट्रीब्यूशन रही, 0% जो भी लेस देन 1% आ जाता है। आज की तारीख में वो 5% 1% से नीचे हो जाता है जी। एग्जैक्टली जो आपने बताया मीनाक्षी ने, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी बिल्कुल। इट अमाउंट्स टू लेस देन 1% मैम एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये उन 16 कॉलेजेस का भी इशू हम एज ए सेपरेट थिंग, मतलब इसके साथ हम करते हुए इसको डाइल्यूट ना करते हुए जी, हमारा जो वैसे मोमेंडम हर बार एलजी को गया है और सीएम को गया है, उसमें हमने इस बात का जिक्र किया है कि आप 5% ना दे करके 1% ही मतलब इन कॉलेजों में दे रहे हैं, और जिससे वहां के रख रखाव की और मेंटेनेंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या हो गई, क्योंकि वो 1000 बच्चों का पैसा दे रहे हैं, बच्चे 5000 हो गए हैं, नीड्स बढ़ गई हैं, और वो पैसा उस जनरल मेंटेनेंस का उन्हीं के द्वारा दिया जाना है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पुराने नियमों के अनुसार दे रहे हैं। इस वजह से वो बहुत नुकसान, जनरल मेंटेनेंस ऑफ द जनरल अपकीपमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेंटेनेंस, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नेगी जी, इसमें रिपोर्ट जो आप जमा करेंगे उसमें एक चीज सिर्फ जोड़ दीजिएगा कि अभी रिसेंटली जो आदेश जी ने बताया कि कोरोना, अब कैमरा मेरा ऑन है। ठीक है चलिए सर, मीटिंग समाप्त करते हैं। ये बातें तो हमारी घंटों चलेंगी। जी ठीक है। सम्मानित अतिथि को मैं यहाँ से फ्री करने की वो देता हूँ, और बाकी 5 मिनट हम लोग कार्यकर्ता बंधु जुटे रहे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे आदेश जी और रमेश जी, सभी का धन्यवाद। आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, हमारे को तो मीटिंग के अंत में गप लगाने की आदत है।